कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मानिकशा अकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 61 तक जहाँ से हम महाभियोग की बात करते हैं वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे उसके आगे। हम समझेंगे कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उसके पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनैतिक और सैन्य शक्तियों के बारे में। फिर हम उसके इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे वीटो पावर की, राष्ट्रपति के पास क्या वीटो पावर है। तो एक-एक करके शुरू करते हैं, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक की पिछली क्लास समझ आई हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। किसकी? कार्यकारी शक्तियों, ठीक? अब राष्ट्रपति की देखो, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ जब हम बात करेंगे, ठीक? अच्छा, तो कार्यकारी शक्तियों में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात समझेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले कि भारत सरकार के जितने भी भारत सरकार के कोई भी शासन संबंधी कार्य हैं, तो भारत सरकार के जितने भी, जैसे भारत सरकार के जो शासन संबंधी जितने भी कार्य हैं, वो सारे किसके नाम पे किए जाएंगे? राष्ट्रपति। किसका नाम? राष्ट्रपति का। तो जो भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य हैं वो किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे, ठीक। दूसरा, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो गया कि वो कोई भी नियम ऐसा नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से काम कर सके या मंत्रियों को कार्य करने की सहजता हो। दूसरा है कि वो पीएम की अपॉइंटमेंट करता है, किसकी? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तीसरा, वह महान्यायवादी की नियुक्त करता है। किसको? महान्यायवादी को। किसको? महान्यायवादी को। वादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। पेपर में अगर पूछ ले कि महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति, ठीक। और फिर चौथा क्या है कि वो कैग CAG और कौन? हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनकी करता है? राज्यपालों की। किसकी? राज्यपालों की, ठीक। तो पहले किसकी कैग के जो हेड होते हैं उनकी, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के प्रमुख की, और राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? वो भी कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। यहाँ लिख लो यार, प्रेसिडेंट, ठीक। इनकी कार्यकारी शक्तियाँ हो गई। उसके बाद जैसे उनके जो ये सदस्य हैं, इनकी जब ये नियुक्ति करता है तो इनके साथ में जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं, इनकी भी सारी जो मतलब तय करना होता है वो कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लॉ मेकिंग पावर। क्या? लॉ मेकिंग में क्या पावर है? यानी विधायी शक्तियाँ। कौन सी? विधायी शक्तियाँ, ठीक। अच्छा, विधायी शक्तियाँ क्या हैं? तो विधायी शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी है कि वो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी संसद के कोई भी सदन किसके? सदन, जो संसद का जब सदन होता है तो वो संसद के सदन के क्या करता है कि जब मान लिया जब नया चुनाव हुए ना, ठीक है, अगर 5 साल पूरे हो गए, ये 5 साल एक एक्स गवर्नमेंट थी, ठीक, ये इसने चुनाव लड़ा, तो 5 साल पूरे हो गए, फिर चुनाव हुए, चुनाव लड़ने के बाद ये गवर्नमेंट हार गई, वाई गवर्नमेंट आ गई, ठीक। तो जब नए चुनाव हो जाते हैं तो वो जो संसद के सदन का नए चुनाव के बाद पहला अधिवेशन होता है वो कौन बुलाता है? वो हमारा राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, ठीक। पहला अधिवेशन कौन बुलाता है? पहला अधिवेशन राष्ट्रपति, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बात करें, ठीक। आगे हमारा क्या है? नंबर 2 पॉइंट। हमारा नंबर 2 पॉइंट कहता है कि वो संसद की बैठक को बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है, ठीक। वह संसद के संयुक्त अधिवेशनों का भी आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। जैसे मान लिया कि कोई ऐसा मैटर है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होनी है, तो उसको बैठक को कौन बुलाएगा? हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? उसके अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे लोकसभा के स्पीकर, ठीक। उसके बाद फिर कहता है कि अगर मान लिया जैसे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद खाली हैं, ठीक,
तो लोकसभा के किसी भी सदन के सदस्य को सदन की अध्यक्षता दे सकता है। क्या? तीसरा है कि मान लिया लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद क्या हैं? खाली हो, दोनों पद खाली। ठीक, तो वो क्या करेगा? तो वो किसी को भी ये पद सौंप देगा, किसी को भी पद सौंप देगा। ठीक, अंडरस्टूड। तो हमें यहां से इतनी बातें याद रखनी। अच्छा, और चौथा क्या है? चौथा है कि जैसे संसद में, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि मान लिया, चलो ग्रीन पेन से लिखा जाए ना, कहता है कि संसद में जैसे कुछ विशेष प्रकार के विधेयक हैं, उनको अगर आपको मतलब प्रस्तुत करना है तो उसके सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति की क्या लेनी पड़ेगी? सिफारिश। जैसे कौन से? मान लिया कि जैसे राज्यों की सीमा, यार आई थिंक सही नहीं चल रहा, ये ले, जो राज्यों की सीमा है, राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन करने वाला विधेयक है। ठीक, कोई परिवर्तन करने वाला विधेयक है। ठीक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रस्तुत करने से पहले सदन में सबसे पहले आपको किसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी? विधेयक, परिवर्तन करने वाले विधेयक। ठीक, तो उसके पहले किसकी मंजूरी? प्रेसिडेंट की। किसकी? राष्ट्रपति की मंजूरी। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं। मान लिया कि जैसे कोई भी और क्या हो सकता है? जैसे भारत की संचित निधि से कोई खर्च संबंधी विधेयक है, और राज्य के निर्माण संबंधी कोई भी विधेयक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप इसमें कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब मान लिया, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, जैसे कोई भी बिल है, अभी आगे तो हम देखेंगे ही, ये कोई भी बिल है, बिल को क्या हुआ? पहले लोकसभा में लाया गया। ठीक, फिर लोकसभा ने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया। फिर ये लोकसभा से गया राज्यसभा में। कहाँ गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा ने मान लिया, राज्यसभा भी इसको पास कर रही। ठीक, राज्यसभा पास कर दी। फिर ये पास होने के बाद कहाँ जाएगा? दोनों सदनों से फिर हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। किसके? राष्ट्रपति जी के पास। फिर राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑप्शन है। क्या? 3, A, B, C। पहला तो वो इस पे क्या कर दे? साइन कर दें, हस्ताक्षर, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर हस्ताक्षर कर देंगे तो बिल क्या, ये जो बिल था वो क्या बन जाएगा? विधेयक जो था, अधिनियम बन जाएगा। ठीक, दूसरा वो अपनी जो वो इसमें ना यस बोले ना नो बोले, क्या बोले? इस बिल को होल्ड कर लें कि भाई हम सोच समझ के बताएंगे अपना, जब हमारा मन होगा आराम से, कोई ऐसा नहीं है, विधेयक पे अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर लें। ठीक, तीसरा है कि वो बोले ये जो लोकसभा से जहां से बिल आया था इसको वापस भेज दें। क्या कर दें? वापस भेज दें। और वापस भेज के बोले कि भाई ऐसा करो, इसको दोबारा पुनर्विचार करो। क्या करो? पुनर्विचार। इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि पहली बार तो जो राष्ट्रपति जी है, अगर वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर उसी विधेयक को वापस से लोकसभा पास कर दे, उसी विधेयक को वापस से लोकसभा पास कर दे, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देना बाध्य हो जाएगा। दूसरी बार मंजूरी देनी पड़ेगी। ठीक, पहली बार तो आप वापस भेज सकते हो कि इसको पुनर्विचार करो, लेकिन अगर दूसरी बार भी भेजा जा रहा है तो आपको दूसरी बार मंजूरी देनी होगी। ठीक, अच्छा, यहां तक हम समझ गए। एक चीज और याद रखना, स्टार डाल के ऐसा लिख लो कि जो धन विधेयक होते हैं उन पे ये तीनों चीजें अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होता कि आप पुनर्विचार के लिए भेज दें, ना यस नो, उन पे आपको पास करना ही होता है। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास इस मामले में शक्तियां कम है, तो धन विधेयक अगर पास हो गया तो धन विधेयक पे राष्ट्रपति को क्या करने पड़ेंगे? साइन करने पड़ेंगे। ठीक, समझ गए? अब आगे बात करते हैं। जैसे एक चीज और समझना, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात समझ में आई कि सबसे पहले तो हमने कार्यकारी शक्तियां पढ़ी, फिर अब हमने क्या पढ़ी? विधायी। अच्छा, कार्यकारी और विधायी में फर्क क्या होता है? कि कार्यकारी जो होता है हमारा वर्किंग, और हमारा लॉ मेकिंग, ये दोनों अलग चीजें हैं।
वर्किंग यानी कि जो काम वो करेगा। लॉ मेकिंग कानून के बनने में या किसी भी प्रकार की जो संसद है हमारा कानून बनाती है उसके बनने में। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि हमारे संसद का प्रमुख काम क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमारे जो संसद का प्रमुख काम है वो क्या है? कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाना? देश के सभी नागरिकों के लिए, कि हमारे देश में जो धन है उसको कैसे समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया जाए और भी बहुत सारे क्राइम से बचाया जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो उनका प्रमुख काम क्या है? लॉ बनाना। ठीक, तो लॉ में क्या क्या है कि वह संसद की बैठक बुलाएगा एक। दूसरा क्या कि जैसे जब भी नए चुनाव होंगे तो नए चुनाव के हर साल के बाद पहला जो अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेगा। ठीक, तीसरा, कोई भी लंबित विधेयक है या किसी अन्य विधेयक को संसद में को संदेश भेज सकता है। उसके बाद जैसे मान लिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद खाली हैं, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? किसी भी को अपॉइंट कर देगा कि उस पद के लिए किसी को भी नियुक्त कर देगा। उसके बाद जो, हाँ, यहाँ से पॉइंट नंबर 5 डालना, राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा में कितने? 12 12 सदस्य क्या करेगा? मनोनीत करेगा। 12 सदस्य मनोनीत करेगा। ठीक, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 12 सदस्य। और ये इन सदस्यों के बारे में अभी पीछे पिछली क्लास में क्या बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग चलता है तो भाग लेते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लिया फिर उसकी वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है। तो देखो, वित्तीय शक्तियों में ज़्यादा उसके पास कुछ नहीं होती हैं खास। हम इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। ठीक, न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि जैसे सबसे यहाँ डाल लो न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों में जो राष्ट्रपति के पास पावर है, सबसे पहले तो पावर क्या है कि वो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक, और इनकी नियुक्ति भी करते हैं। हाँ, नियुक्ति का तरीका आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन नियुक्ति ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी चाहे तो बना दे। कोलिजियम सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ जो उसको सिलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट की बॉडी भेजती है, तो वो कोलिजियम सिस्टम से फिर उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो वो आपका एक अलग तरीका है। अभी पिछले दिनों जस्टिस सूर्यकांत, कल ही की तो बात है, हमारे नए सीजीआई बन गए हैं। उसके बाद बात क्या है कि आर्टिकल नंबर 143, आर्टिकल कितना? 143। उसमें क्या है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पे सलाह ले सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। किसी भी मामले में यानी विधि में, लॉ में क्या लेगा? सजेशन। अच्छा, सजेशन यानी सलाह, सलाह ले सकता है। ठीक, अच्छा, ये सलाह लेके करेगा क्या? ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से मान लिया मैं प्रेसिडेंट साहब ने सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा है सर जी, ऐसा ऐसा कर लो, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। उसका मर्जी करेगा तो जो बताया फॉलो करेगा, नहीं कर मन करेगा तो नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ऐसा ही है कि मेरा मन होगा तो दूंगा, नहीं मन होगा तो सलाह भी नहीं दूंगा। तो दोनों के लिए सेम है कि मतलब हाँ भाई, वही एकदम बढ़िया सॉर्टेड सीन है। एक साहब पूछ रहे हैं भाई बताना है कुछ, दूसरे का मन है तो बता देंगे, नहीं मन है नहीं बताएंगे। और जो साहब पूछ रहे हैं उनका मन है तो फॉलो करेंगे, नहीं मन है तो नहीं फॉलो करेंगे। इसके बाद याद रखना कि जैसे आपकी कोई भी याचिका है, तो अगर आप किसी अपराध में दोष से दोष होते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास याचिका मतलब कर सकते हैं। किस किस चीज़ की? कि आपका जो मतलब जो जैसे आपको जो भी पनिशमेंट मिली है उसको कम कर दिया जाए। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, आजीवन कारावास को कम कर दिया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हो। तो राष्ट्रपति के पास इन मामलों में क्या होता है? लघुकरण, प्राणदंड स्थगित करना और दंड में क्षमादान करना, राहत, माफ़ी, निलंबित कर देना। मान लें कि किसी को 2 साल की सज़ा हुई, ठीक, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस सज़ा को क्या कर सकता है? 2 साल की सज़ा को माफ़ भी कर सकता है।
ठीक, माफ कर सकता है। किसी के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किसी के दंड को लघुकरण कर सकता है, राहत और माफी भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी मामले में किसी को प्राण दंड मिला है तो उसकी सजा ये नहीं हो सकती कि माफ हो जाए, उसका लघुकरण हो सकता है कि आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन इससे कम नहीं। ठीक, अंत और हाँ, याद रखना ये हमारा अंतिम अगर आप भारत के नागरिक हैं तो राष्ट्रपति आपका अंतिम स्थान है जहाँ से आप कोई भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी मतलब आपको कोई भी जजमेंट दे दिया कि आप इस इंसान को 31 वर्ष की सजा होगी, फिर आप सिर्फ राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं? सैन्य शक्तियाँ हमारी क्या? सैन्य शक्तियाँ, ठीक, सैन्य शक्तियाँ याद रखना वो तीनों सेनाओं का, तीनों सेना का क्या होता है? कमांडर इन चीफ। तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ। अच्छा, हाँ, तो इसके साथ साथ कमांडर इन चीफ तो है, लेकिन अगर वो चाहे तो किसी युद्ध को शुरू कर युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। ठीक, या शुरू भी कर सकता है, अनाउंस कर, लेकिन ये संसद की अनुमति के बाद होगा, अपने मन से नहीं कि सुबह उठे और बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक, अब उसके बाद उसकी आपातकालीन शक्तियां होती हैं, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन शक्तियां। ठीक, अच्छा, आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? हमारे 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, आगे पढ़ेंगे। पहला कौन कौन सा? आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल 356 और तीसरा आर्टिकल 360। याद रखना 4 को छोड़ के हैं, 4 के गैप में याद करने में 352 याद रखना, 352 बाद 56, 56 बाद 60। ठीक, ये तो हो गई आपातकालीन शक्तियाँ। अब हमारे यहाँ से राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने ऑलमोस्ट समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से वीटो। क्या बात करेंगे? वीटो। आपने हमेशा बचपन में सुना होगा कि जैसे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में 5 देशों के पास वीटो हैं। बचपन में हम जीएस में पढ़ा करते थे ना, किसके पास? यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना एंड रसिया। ठीक, तो वीटो वीटो है क्या? देखो, सबसे पहले तो इंडिया में तो कौन सा है कि ये मान लो कि वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है कि कोई भी जैसे विधेयक या अधिनियम आया, तो अगर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर यूज कर ली तो फिर वो क्या है कि अधिनियम में सहमति वो चाहे तो दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता। तो वीटो जो है वो एक नेगेटिव पावर है। अगर वीटो यूज कर ली तो मतलब हम उस विधेयक को नकार रहे हैं। ठीक, और उसके मतलब वीटो एक काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। जब कोई विधेयक आता है तो फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो साइन कर दे तो पास हो जाएगा, लेकिन जब उसको साइन नहीं करनी है तो उस स्थिति में वो क्या कर सकता है? उसको नकारने के लिए तो वहां पे वो यूज करता है वीटो। ठीक, उसके पास 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम कोई विधेयक आया, अभी पीछे बताया आपको, मान लिया कि कोई ये विधेयक आया। ठीक, तो विधेयक में 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो उसको पास कर दे, पास कर दी तो पास हो गया, पास हो गया, तो फिर पास होने के बाद वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है कि वो सुरक्षित रख ले, और तीसरा होता है कि उसको वापस लौटा दे। अब जब वापस लौटाएगा तो फिर क्या होगा कि वहां से, जहाँ मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति साहब ने वापस लौटाया, तो वापस जाने के बाद संसद ने फिर से पास कर दिया, तो फिर से पास होने के बाद आएगा तो इस बार उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम 3 वीटो समझेंगे। पहली कौन सी? अत्यंतिक वीटो। कौन सी? अत्यंतिक वीटो। दूसरी, हाँ इसे लिख लो यार, ये सरल रहेगा। दूसरी कौन सी? निलंबनकारी वीटो। कौन सी? निलंबनकारी वीटो। और तीसरी, तीसरी कौन सी है? पॉकेट वीटो। कौन सी? पॉकेट वीटो। ओके, एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अत्यंतिक वीटो क्या होती है। अत्यंतिक वीटो वो होती है कि जब
कोई भी जिसमें सदन द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति अपने पास क्या रख ले, सुरक्षित रख ले, तो वो क्या होता है कि यह विधेयक अपने आप इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। क्या करे कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, किसी विधेयक को अपने पास क्या कर लें, सुरक्षित रख लें, ठीक। तो वो क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, ना उस पर साइन कर रहे हैं ना उस पर कुछ, बस उसको अपने पास रख लिया। अच्छा, ये कब होता है, ये तब होता है कि जब कोई भी विधेयक जो हो गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में, ठीक। मान लिया कि जैसे कोई भी ये विधेयक आया, वो कौन लाया हो, गैर सरकारी सदस्य, कौन, गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्य के संबंध में, ठीक। दूसरा क्या पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जब विधेयक है वो, मान लिया जैसे विधेयक आया और जो मंत्रिमंडल है वो अपना त्याग पत्र दे दे, मंत्रिमंडल क्या हो, अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक। और जो नया मंत्रिमंडल है ना, वो राष्ट्रपति को विधेयक पे अपनी सहमति न देने की सलाह दे। जो नया मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति जी को बोले, सलाह दे, बेसिकली बोलते हैं क्या ही है, राष्ट्रपति को सलाह दे ना साइन करने की, किसकी, साइन करने की, ठीक। तो वो क्या होता है कि ऐसे पड़े 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 पड़े, जैसे मान लिया कि आप टमाटर लाए, ठीक, अब टमाटर ला के रख दिए, अब टमाटर पे ना आप उसकी सब्जी बना रहे हो ना, उसको कुछ कर रहे हो ना, फ्रिज में लगा रहे हो, बस ऐसे ही रखा हुआ, तो वो रखे 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 अपने आप सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वैसे कोई भी विधेयक है वो आया, आगे राष्ट्रपति जी ना उस पर साइन कर रहे हैं, ना उस पर ना कर रहे हैं, ना उस पर हाँ कर रहे हैं, बस उसको अपने पास रखे हुए हैं, ना उस पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ये हुआ कब था, एक तो याद रखना 1991 में, यहाँ पे लिख लो, एक तो 1991 में जो हमारे थे ना डॉक्टर आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, ठीक, उन्होंने जो क्या था, वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक है उसको रोक लिया था। दूसरा कौन है, 1954 में हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने क्या किया था, ठीक, उन्होंने जो था पीएसयू विनियोग अधिनियम था, उसको निर्णय को रोक के रख लिया था। तो उस विधेयक में क्या हुआ था, उस समय पारित किया गया था, और पीएसयू राज्य में तो जो राष्ट्रपति शासन लागू था, तो उन्होंने क्या किया, इसको रोक लिया और फिर वो भी खत्म हो गया। दूसरी बात आती है निलंबनकारी वीटो। क्या होता है निलंबनकारी वीटो, कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, किसके लिए, पुनर्विचार, कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, ऐसा करो, इसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम भाई इस पे साइन नहीं करेंगे, आप संसद क्या करो, इसको दोबारा से पढ़ो, इसको देखो, जो भी है इसमें सही नहीं है। लेकिन अगर इसी को वापस क्या करे, एक बार तो चल जाएगा, एक बार तो आप ये वीटो यूज कर लोगे, लेकिन अगर उसी को संसद दोबारा पास करके भेज दे, संसद उसी विधेयक को क्या करे, दोबारा पास करके भेज दे, ठीक, तब जो आप पे साइन का उसको पास करना बाध्यकारी हो जाएगा। फिर ये आपके ऊपर ये नहीं है कि आप विवेक से अपने सोचो, अपना दिमाग लगाओ, दोबारा पास करके भेज दे, ठीक, तब आप पे क्या है, पास करना बाध्यकारी है, क्या है, बाध्यकारी, ठीक जी, ठीक, तब आपको पास करना क्या है, बाध्यकारी है। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या है कि, सॉरी माय बैड,
पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, अब उस पर वो ना सहमति दे रहा है ना स्वीकार कर रहा है, ठीक, और ना ही उसको क्या कर रहा है कि ना ही लौटा रहा है, ना लौटा रहा है, ओके। तो ना तो पास कर रहा है, ना सहमति दे रहे हैं और ना लौटा रहे हैं। इसका जैसा नाम है ना पॉकेट, समझ लो ऊपर वाली जेब में डाल दिया, विधेयक आई से एक पन्ना आया उसको मोड़ा ऊपर जेब में डाल दिया, कर अब जाओ, कुछ नहीं कर रहा है मामन टाइलो। तो ऐसा नहीं है, मतलब कोई विधेयक आया ना उस पर सहमति दे रहे हैं ना स्वीकार कर रहे हैं ना उसको लौटा रहे हैं, तो उस पर ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, दोनों ही चीजें, कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। जो राष्ट्रपति होता है वो इसका आधार, मतलब जब इसको यूज करता है तो इसका आधार ये मानता है कि जैसे इसमें ये है कि जैसे मान लिया राष्ट्रपति इसको यूज करेगा तो इसका आधार है कि इस पे आपको साइन करने की कोई समय सीमा नहीं है। बेसिकली अभी इसका ना बड़ा बवाल है, सुप्रीम, आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब, उन्होंने भी बोला, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जैसे कोई भी विधेयक आता है स्टेट का तो मान लिया राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, अब राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो कर दी, ना उसको सहमत कर रहे हैं ना स्वीकार कर रहे हैं ना लौटा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता था, विधेयक पड़ा रहता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा है, आपको 3 महीने में करना चाहिए। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि क्या कार्यपालिका को विधायिका के कार्यों में इंटरफेयर करना चाहिए, उनके बीच में जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है कि विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, तो उसका उल्लंघन नहीं है। तो फिर अभी बी आर गवई साहब ने बोला अपने रिटायरमेंट से पहले, जाने से पहले, कि हाँ ये बात सही है और हमें इस बारे में अपनी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो खैर ये तो सब बात की बातें हैं। ये मान लो कि हाँ, अच्छा एक चीज़ और है, याद रखना, यूएस में, कहाँ पे, यूएस में प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर साइन करके भेजना होता है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन में बिल पास या जो भी है स्वीकार करना है बिल पे, मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन का देना होता है कि 10 दिन के भीतर वो विधेयक को पुनर्विचार बिल लौटा दे या पास कर दे, 10 दिन का आपके पास टाइम है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप मतलब इन्फिनाइट टाइम। तो इस मामले में कहा जाता है कि इस मामले में यूएस के राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो बेटा, यहाँ डालो इसे एम और यहाँ डालो इम्पॉर्टेंट, और ये डाल लेना, पेपर में कभी पूछा जा सकता है, ठीक। क्या कि संविधान संशोधन, क्या लिख रहा हूँ यार मैं भी, सॉरी, कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है में राष्ट्रपति के पास क्या नहीं होता? वीटो पावर, वीटो की शक्ति नहीं होती, वीटो की शक्ति नहीं होती है, ओके। कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति नहीं होती, यानी कोई भी ऐसा मामला जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा विधेयक जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है, तब राष्ट्रपति कोई भी इन वीटो में प्रयोग नहीं कर सकता। भाई साहब संविधान संशोधन से मामला आया है, साइन करो चुपचाप, जाने दो उसको, ठीक, वहां ज्यादा डिबेट नहीं होगा। तो ये हमारे वीटो वीटो तो खत्म हो गए। अब एक चीज और बचती है 123, उससे पहले स्टेट का वीटो, वो हम समझेंगे स्टेट में, और जब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ आप समझ लो आर्टिकल नंबर 123, एक चीज़ लास्ट है, बस तो आपकी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ भाई। 123, ठीक, 123 में है क्या, किसी को पता है? पता नहीं, पता होता तो कह दो, पढ़ क्यों रहे होते। 123 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद के 17वें की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या? संसद का 17वां, अब ये क्या है, सुनो बाबू भैया, ये मान लिए हमारी लोकसभा और ये हमारी राज्यसभा, ठीक। हर साल 3-3 सेशन होते हैं,
ठीक, मानसून सेशन, शीत क्या बोलते हैं, ग्रीष्म सत्र, शन और मानसून कॉल ऐसे करके होते हैं ना साल में 3 बार। ठीक, मान लिया कोई भी ऐसा समय आ जाए ना यहाँ सेशन चल रहा हो और ना यहाँ चल रहा हो। ठीक, ना संसद का कोई भी सेशन यहाँ चल रहा हो ना यहाँ चल रहा हो। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों ही चल रहे हो। अगर उनमें से कोई एक भी चल रहा है ना, कि राज्यसभा चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, तब ये राष्ट्रपति के पास पावर नहीं रह जाती है। इस स्थिति में वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कब करेगा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल के ऐसे स्टार बना के लिख लेना कि जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हो। कितने? दोनों सदन न चल रहे हो। ठीक, इसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह। कितनी? 6 माह। अच्छा, क्या सिर्फ 6 माह? नहीं, अगर संसद आ जाती है और उस अध्यादेश को पास करके 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी चल रहा है ना, तो ये जो हमारे साहब जी ने पास किया अध्यादेश, ये जारी नहीं होगा। और दूसरी चीज ये भी याद रखना कि अगर जैसे ही मान लिया आपके अध्यादेश जारी हुआ, और यानी कि 6 माह, अगर आपके जैसे ही सदन के सत्र चलते हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो अध्यादेश है, इसको इस सबसे पहले कार्रवाई इसके बारे में होगी। और होने के बाद फिर अगर संसद चाहेगी तो इसको नकार देगी और ये खत्म हो जाएगा अपने आप अध्यादेश। अगर चाहे तो उसको आगे भी बढ़ा सकती है। ठीक, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और लिख लो, वो क्या है? वो ये है कि संविधान संशोधन का अध्यादेश जारी नहीं होगा। क्या? संविधान संशोधन से संबंधित अध्यादेश जारी नहीं होगा। इसको रेड से लिखा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड कर दो, बोलो अध्यादेश जारी किया, ऐसा नहीं है। जो भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो एकदम यूनिक है। आज किसी भी जैसे डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं जैसे यूएस, ब्रिटेन, इनमें नहीं देखेंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया और निपटने योग्य बनाती है, तो जो आकस्मिक, तो उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश की प्रक्रिया है, मान लिया कोई आकस्मिक और अचानक कोई स्थिति हो जाती है, कोई भी लॉ है, कानून है, बनाना पड़ जाता है, उस समय संसद के जो सत्र हैं वो नहीं चल रहे हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल आप भारत में रह रहे हैं, अचानक से क्या होगी, जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड से संबंधित कोई भी कानून या गाइडलाइन या कुछ भी बनानी थी, तो आप क्या करते हैं? आप संसद के सदन के सत्र बुलाते हैं? नहीं। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए हमारे राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है। ये पॉजिटिव पावर है। ये ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति, इसीलिए इस पे कंट्रोल बहुत है कि एक तो 6 माह से ऊपर के लिए नहीं हो सकता, दूसरा कि अगर कोई एक सदन भी चल रहा है तब भी नहीं हो सकता, तीसरा कि जैसे ही सदन शुरू होगा सबसे पहले इसको पास करेगा, अगर पास नहीं किया तो फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा, और पास कर दिया तो फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा। तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारे संविधान में ये डाली गई, और बहुत यूनिक चीज़ है, बाहर के संविधान में देखने को नहीं मिलती। ठीक, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां तो मैंने आपको पढ़ाई थी, कितनी है? 5। कितनी पढ़ाई थी? 5। कौन कौन सी? पहली तो क्षमा, कौन सी पहली? क्षमा। दूसरी लघुकरण, तीसरी परिहार, और चौथी क्या है? विराम, और 5वीं क्या है? प्रविलंबन। याद रखना इनको नाम से। कोई 3 लिख देगा, चौथी कुछ अंट संट लिख देगा, फिर कहेगा बताओ भैया छांटो इनमें से कौन सी नहीं है। क्षमम क्या होता है?
क्षमा में होता है कि दंड और बंदीकरण दोनों को हटा सकता है। अगर मान लिया किसी को दंड दिया गया साल भर का या 2 साल का या 50,000 जुर्माना और राष्ट्रपति चाहे तो वो दंड और बंदीकरण दोनों हटा सकता है। ठीक। लघुकरण क्या है? किसी बड़े दंड के स्वरूप को बदल के छोटा कर सकता है। 3 वर्ष की सजा को 2 वर्ष कर सकता है, 3 वर्ष की सजा को 1 वर्ष कर सकता है। परिहार क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। मान लिया आपको जैसे बोला गया ना कठोर कारावास 1 वर्ष के लिए, तो उसको 6 माह कर सकता है। ठीक है, 6 माह को 3 माह कर सकता है। विराम क्या है? कि अगर इसका मतलब है कि दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की स्थिति में मतलब छूट मिल जाती है। ठीक। और लास्ट में प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब है दंड पे अस्थायी रोक। ठीक। कि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन की याचना के लिए समय देना। अंडरस्टूड? अच्छा हाँ, एक चीज और, राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक ये फर्क याद रखना कि मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति कम कर सकता है, राज्यपाल नहीं। दूसरा, सैन्य न्यायालयों द्वारा दी गई जो सजा है उसको सिर्फ क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ठीक। बाकी जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। और ये भी है कि राष्ट्रपति जो है वो केवल दंड पे राहत नहीं दे सकता, बल्कि प्रामाणिक भूल हो गई है तो उस पर भी राहत दे सकता है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। आई होप समझ में आया होगा। हमारे राष्ट्रपति से संबंधित जो भी चैप्टर्स थे खत्म हो गए। और आई थिंक 143 यार, 1 सेकंड, मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया? 1 सेकंड, कहीं 143 लिखा था। हाँ, राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति 143 में है। मैंने कुछ और तो नहीं बोल दिया, देख लेना, 143 में होगी। ठीक। तो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। आई होप आप अच्छे होंगे। गुड बाय।